नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। हम आज मारवाड़ के राठौर वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन का कार्यकाल है वो है 1562 से लेकर के 1581 तक। रावचंद्र सेन मारवाड़ के एक ऐसे राजा थे जिनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, जिनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने भी कभी भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। हमेशा वो अकबर से लोहा लेते रहे। आइए जानते हैं उनके बारे में। रावचंद्र सेन का जन्म 1541 हुआ, यानी वो अकबर के बिल्कुल सम एज के थे। अकबर का जन्म भी 1541 और रावचंद्र सेन का जन्म भी 1900। माता पिता, इनके पिताजी का नाम था मालदेव जी और माता जी थी स्वरूप देव। ठीक है, पहले इनके पिताजी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते। पिताजी का नाम था मालदेव जी। मालदेव जी 1532 में मारवाड़ के शासक बनते हैं। मालदेव ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। मालदेव ने हमेशा हुमायूं से संघर्ष रहा। 1544 में शेरशाह सूरी से गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, है ना। इसमें मालदेव के सेनापति जैता वो खोपा वीर गति प्राप्त कर गए। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने अंत में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये तथा मालदेव का खुद परिचय। अब है चंद्र सेन का जन्म 1541 में। मालदेव पिताजी का नाम, स्वरूपदेव माता जी का नाम। मालदेव के 4 पुत्र थे, 3 और पुत्र थे। एक का नाम था उदय सिंह, एक का नाम था राम और एक का नाम था रायमल। जब 31 दिसंबर 1562 को राव मालदेव की मृत्यु होगी, तब रावचंद्र सेन का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक यानी मारवाड़ के शासक बने 31 दिसंबर 1562 को राव मालदेव जोधपुर के शासक बने, जबकि अकबर बने थे 1556 में भारत के शासक। अब जब अकबर के पिताजी थे हुमायूं और मालदेव के बीच हमेशा संघर्ष जारी रहा था। इस वजह से अकबर है वो बदला लेना चाहते थे। उनकी नजर जोधपुर पर थी। दूसरी ओर जब रावचंद्र सेन का राज्याभिषेक किया गया, तब ये तीनों भाई ने विद्रोह कर दिया और उदय सिंह है वो चला गया। उदय सिंह है वो किसके पास चला गया?
अकबर के पास। अकबर मौके की तलाश में था कि किसी न किसी प्रकार से जोधपुर पर अधिकार करना है। अब जब ये चला गया तो अकबर ने मौका देखा और हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजी जोधपुर पर अधिकार करने के लिए। तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना आई जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार। उधर चंद्रसेन है वो भाग करके भादरा जून जालोर, वर्तमान में जालोर, उस समय वो जोधपुर में ही था। भादरा जून चला गया। अब चंद्रसेन की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति ना बहुत खराब हो गई। दर भटकते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो आभूषण थे वो पहनने के वो भी बेच लिए थे। पंडित विश्वेंद्र नाथ ने ये कहा है कि अकबर का जो आक्रमण है इस वजह से हुआ है क्योंकि मालदेव और हुमायूं के बीच हमेशा संघर्ष जारी रहा। इस वजह से अकबर है वो उसका बदला लेना चाहते थे, इस वजह से आक्रमण किया है। अब देखते हैं, लेकिन अभी भी अकबर की दीनता स्वीकार करने को राव चंद्रसेन तैयार नहीं है। 1570 अकबर अजमेर आता है। अजमेर का ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर आते समय वो आता है नागौर में एक दरबार लगाता है। कहाँ लगाता है? नागौर दरबार। नागौर आता है और नागौर में क्या लगाता है? दरबार। कब लगाता है? 1570 में। अब नागौर दरबार अगर वहां एक तालाब खुदवाता है, उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। अब अकबर का उद्देश्य है कि यहाँ कुछ दिन रह करके मारवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति है उसका पता लगाना और उसको किस प्रकार से अपने अधिकार में लिया जा सकता है वो करना। तब उन्होंने चंद्रसेन को वहां बुलाया। चंद्रसेन वहां गए, लेकिन सम्मान नहीं मिलने की वजह से चंद्रसेन वापस आ गए। कहाँ आ गए? भादरा जून। ठीक है, चंद्रसेन वापस भादरा जून आ गए। उधर भादरा जून पर आक्रमण किया गया। भादरा जून पर आक्रमण किया गया। वहां से चंद्रसेन भाग करके सिवाना आ गए। सिवाना मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजनीति, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। है ना, मारवाड़ के जो राजा है ना उनकी संकटकालीन राजधानी सिवाना थी। जब भी जोधपुर पर कोई बड़ा आक्रमण होता था तब वो सिवाना आ जाते, कि सिवाना का किला है वो पहाड़ियों में स्थित है। अरावली की ये पहाड़ियां वहां पर स्थित हैं, इसलिए वो यहाँ आते थे और यहाँ पर वो वहां छुप जाते थे। तो भादरा जून पर अधिकार करने के बाद वो सिवाना आ गए। अब सिवाना आ गए तो सिवाना आने के बाद शाहबाज खान, शाहबाजी हुसैन कुली खान,
हुसैन कुली खां है वो आते हैं, उनके साथ राय सिंह होता है, जगत सिंह है, राय सिंह है, जगत सिंह है, केशवदास है, ये आकर के 1572 में सिवाना आते हैं और उसके बाद राजचंद्र सेन वो भाग जाते हैं पहाड़ों में और वहां से करते हैं छापामार युद्ध। क्या करते हैं? छापामार युद्ध करते हैं, चिप चिप करके मुगल सेना को भगाने में लगते हैं। ठीक है ना? तो अब मुगल सेना वहां से भाग गई। फिर आता है 1575 में अकबर का सबसे विश्वसनीय सैनिक, क्योंकि अब तो उधर गुजरात में विद्रोह हो गया, उधर महाराणा प्रताप हैं वो मेवाड़ के शासक बने 1572 में ना, गुजरात में विद्रोह हो गया। तो अब अकबर ने सोचा कि अब यहाँ अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो हो सकता है गुजरात वाले वो दिल्ली तक पहुंच जाए, महाराणा प्रताप वापस। इससे बचने के लिए बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के कौन थे? राय सिंह, राय सिंह को जोधपुर सौंप दिया, जोधपुर सौंप दिया और खुद की सेना वहां से चलेगी। फिर आता है 1575 में अकबर का सबसे विश्वसनीय आदमी और जो महाराणा प्रताप के पास भी सबसे पहले जो संधि वार्ता लेकर पहुंच रहे थे वो था जलाल खां। कौन था? जलाल खां के नेतृत्व में सेना आती है। कहाँ आती है? भाद्रजून से आगे आती है सिवाना। ठीक है, कहाँ आती है? सिवाना आती है। और सिवाना आने पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और उसमें जलाल खां मारा जाता है। जलाल खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? अपने यहाँ सिवाना में हुई थी। कब हुई थी? 1575 में हुई थी। ठीक है ना? तो जलाल खां मारा गया। अब अकबर को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। अकबर ने अमीर सरदारों को इसके लिए टोका भी। इसके लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में 1575 में एक सेना भेजी, मुगल सेना। उसने आकर के सिवाना पर अधिकार कर लिया। सिवाना पर अधिकार कब दिया? किसने किया? शाहबाज खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी उसने सिवाना पर अधिकार कर दिया और चंद्रसेन वो सिवाना छोड़ करके भाग गए। चंद्रसेन सिवाना छोड़ करके भाग गए। फिर उस समय अब जोधपुर रियासत के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था। सोजत, दुंदाड़ा, सिवाना, लोहावाट, ये जो इलाके थे ये सब मुगलों के पास पहुंच गए थे। सिर्फ एक रियासत बची थी, वो थी पोखरण। वो थी पोखरण का उसमें शासक था आनंद राम पंचोली। कहाँ के थे? पोखरण के शासक ये थे। उसमें जैसलमेर के शासक थे हर राय भाटी। जैसलमेर के शासक थे हर राय भाटी। तब हर राय भाटी ने चंद्रसेन को कहा था, कि 1 लाख फदिये दे दो मुझे, 1 लाख फदिये, 1 लाख फदिये दे दो। ठीक है ना? और जब आप जोधपुर पर अधिकार कर लोगे, उसके बाद ये पैसे चुका करके मैं वापस आपको पोखरण
दे दूंगा। तो 1 लाख फदिये के बदले चंद्रसेन ने पोकरण को भी भाटियों को दे दिया। तो भाटियों के कब्जे में 1576 में वो पोकरण था, वो भाटियों को दे दिया। कुछ नहीं बचा चंद्रसेन के पास। अब चंद्रसेन उधर वहां से भाग गए, बांसवाड़ा, सलूम्बर, यहाँ भीलवाड़ा में काफी दिन तक उन्होंने वहां उधर भटकते रहे। अंत में 1580 में वो सोजत के आसपास थे, ठीक है ना। 1580 में वो सोजत के आसपास थे। सोजत वर्तमान का पाली और उस समय का जोधपुरी था। सोजत के आसपास है। उसमें मुगल सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया। तो वहां पर लगभग 1 वर्ष तक का संघर्ष रहा, लेकिन अंत में 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। और मृत्यु युद्ध की वजह से नहीं हुई है, वो मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है ना। तो राव चंद्रसेन का देखते हैं, उम्र देखते हैं ना, 1541 में जन्म और 1581 मृत्यु, केवल 40 साल, केवल 40 साल। पृथ्वीराज चौहान का देखते हैं, 1167 में जन्म और 1192 में मृत्यु, ठीक है ना, केवल 35-36 साल। यानी ऐसे राजा जिनकी कम उम्र में ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ऐसे थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, कि महाराणा प्रताप से पहले तो चंद्रसेन युद्ध किया था, लेकिन महाराणा प्रताप की वजह से चंद्रसेन दब गए। अब चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है, इतिहास में इनको भूला बिसरा राजा कहा जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो महाराणा प्रताप को ज्यादा जानने की वजह से चंद्रसेन को थोड़ा दबा दिया। लेकिन जो मैंने आपको जो आज बताया है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि चंद्रसेन महाराणा प्रताप से भी कम नहीं थे। अनेक प्रकार की कठिनाइयां होने के बावजूद भी चंद्रसेन ने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी मुगलों से की अधीनता स्वीकार नहीं की। भले उनके 3 भाई उदय राम और अयमल तीनों मुगल दरबार में पहुंच गए थे, उधर बीकानेर के राय सिंह भी उनके साथ थे, लेकिन चंद्रसेन अकेला होते हुए भी